Hello everyone, I am going to discuss with you the cause theorem. This is a solution of incomplete markets. I have discussed in previous session the meaning of incomplete markets, complete market, incomplete market. Now the objective of this session is to discuss incomplete market, the solution of incomplete markets, that is the cause theorem, the working of the cause theorem, the limitations of the cause theorem. Who was Ronald Coase? He was awarded Nobel Prize in 1991 for his work for his discovery and classification of the significance of transaction costs and property rights for the institutional structure and functioning of the economy. The Coase theorem was propounded by Ronald H. Coase. Therefore, after his name, this is known as Coase theorem. So we discuss the meaning. We have discussed in previous session the meaning of incomplete markets. Again here we will also discuss the meaning of incomplete markets. Complete market is that market in which the producer and the buyers and sellers both are satisfied. It means simply we can say that when private solution is equal to social solution, इस जो प्राइवेट बेनिफिट्स हैं वही सोसाइटी को बेनिफिट्स हो रहे हैं, देर इज़ नो डिफरेंस, और वी कैन से दैट देर इज़ पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, then we can say that market system is complete. If property this situation can be achieved only if property rights are well defined. But in environmental economics, in case of environmental goods, because environmental goods are of public nature, therefore property rights are not fully well defined. Therefore markets are easily failed in case of environmental goods. इन्वायरमेंटल गुड्स, पर्यावरणीय गुड्स, वस्तुएं वो होती हैं, वो सेवाएं होती हैं जो हमें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, उनमें दो प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं. एक प्रिंसिपल होता है नॉन एक्सक्लूजन, एक होता है नॉन राइवल. जब दोनों होते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है फ्री राइटिंग की. प्रॉपर्टी राइट्स वेल डिफाइंड हों तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉपर्टी राइट्स वेल डिफाइंड नहीं होंगे तो हमेशा प्रॉब्लम आएगी. तो मार्केट सिस्टम क्या होता है? मार्केट्स आर इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ और इनएबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन. जो गवर्नमेंट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इस्टेब्लिश करने होते हैं प्रॉपर्टी राइट्स, अगर वो सिस्टम फेल हो जाए प्रॉपर्टी राइट्स को डिफ़ाइन करने में तो मार्केट्स इजीली फेल हो जाती हैं. ये एग्जाम्पल इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, उस पर हमारा राइट होता है, लेकिन जो कॉमन प्रॉपर्टी है, ओपन एक्सेस प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर राइट डिफाइन नहीं होते. जब राइट डिफाइन नहीं होते तो वहाँ पर मार्केट इजीली फेल हो जाती है. हम पहले पढ़ चुके हैं इस एग्जांपल को कि जो प्राइवेट लैंड है, दिस इज़ प्राइवेट लैंड, एग्रीकल्चर लैंड है, इसके ऊपर जो राइट है, ये लैंड के ऊपर जो राइट है वो पर्सन ए है, ये है ओले है, इसका राइट है. दिस इज़ इंडिविजुअल लैंड प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर उसका राइट है. इसको कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो इसके ऊपर एक्शन ले सकता है, जिसके लिए इसके ऊपर कोई अगर कोई कब्जा करता है या इसके ऊपर कोई राइट लेता है. लेकिन जो साथ में रिवर बहती है, इस रिवर के ऊपर जो राइट है वो राइट डिफाइन नहीं है. दिस इज़ एनवायरमेंटल गुड, ये इन्वायरमेंटल गुड है. इन्वायरमेंटल गुड्स के केस में क्या होता है कि राइट्स डिफाइंड नहीं है. प्रॉपर्टी राइट, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं ये, जब राइट्स डिफाइंड नहीं होंगे तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है ओवर यूज़ की. तो हम एग्जांपल लेते हैं कि इसके ऊपर ओले का राइट है, ये इंडस्ट्री लगी हुई है, इस इंडस्ट्री को राइले चला रहा है, ये पेपर मिल है, ये पेपर मिल इसके पास भी राइट है कि ये यूज़ कर सकता है, ये लैंड वाला यूज़ कर सकता है. राइले अपना बिजनेस चलाता है राफ्टिंग का, कयाकिंग का, इस किश्तियों का, इसके अंदर बोटिंग का, रिवर के अंदर लोगों को यहाँ पर किश्तियों में
सर्विसेज दे रहा है, तो इसका जो बिजनेस है इसके पोल्यूशन से इफ़ेक्ट होगा। अगर ये पोल्यूशन करता है तो इससे इफ़ेक्ट होता है, लेकिन यूज़ ये भी कर सकता है, यूज़ ये भी कर सकता है, क्योंकि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पर मार्केट सिस्टम इजीली फेल हो जाता है। तो कॉस ने कहा है कि अगर ऐसा है प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड ना हो तो यहाँ मार्केट सिस्टम क्या इजीली फेल हो गया। तो प्लांट ऑपरेटर जो है, जो जिसने पेपर मिल लगाई है, उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता कि जो डाउन स्ट्रीम है। अपस्ट्रीम को क्या होते हैं, ये अपस्ट्रीम वाले, इस साइड अपस्ट्रीम है, इस साइड डाउन स्ट्रीम है। इस साइड से पानी बह कर आता है तो ये हमारा डाउन स्ट्रीम। इस साइड के जो लोग हैं, हम दो ले रहे हैं इजीली, जनरली बहुत सारे लोग होंगे, इस साइड बहुत सारे होंगे पोल्यूशन वाले, तो इनके पास कोई भी इंसेंटिव नहीं है कि वो यहाँ पर पोल्यूशन को कम करें और अपना जो लॉस होगा उसको कंपनसेट कर लें। इनके पास भी राइट नहीं है कि इनको कह सकें कि आप ऐसा करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राइट डिफाइंड ही नहीं है। जब राइट डिफाइंड नहीं होते तो मार्केट क्या होता है, सिस्टम इजीली फेल हो जाता है। This inability or unwillingness to sign property rights such that a complete set of markets can be created has provided the rationale for government। फिर क्या होगा, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। जो मार्केट सिस्टम है, जैसे मैं और एग्जांपल लेके हम कह सकते हैं कि मार्केट सिस्टम इजीली फेल हो जाता है। जैसे हम कहें कि आपने एक्सटर्नैलिटीज़ का जो है वो कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। एक्सटर्नैलिटीज़ में क्या है, हम कहेंगे एक्सटर्नैलिटीज़ मार्केट सिस्टम कब फेल होता है, जब एक्सटर्नैलिटीज़ को मार्केट जो है वो प्रॉपरली सिग्नल प्रोवाइड नहीं करती। ये हम कहें कि ये हमारा पर, या मैं यहीं बता देता हूँ, दिस इज़ डिमांड कर्व एंड दिस इज़ सप्लाई कर्व। दिस मार्केट सिस्टम इज़ क्लियर एट P प्राइस Q क्वांटिटी। लेकिन जब आपको ये सप्लाई मिल रही है, लेकिन एक्सटर्नैलिटीज़ नेगेटिव होने की वजह से जो सप्लाई है वो यहाँ पहुँच जाती है, ऐसी सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाएगा बैकवर्ड। आपको सर्विस जो मिल रही है उससे कम मिल रही हैं। जो आपको वाटर मिलना चाहिए था उतना क्लीन नहीं मिला, पोल्यूशन है। मार्केट यहाँ क्लियर हो गया, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये मार्केट इसमें इंक्लूड नहीं करेगी। दीज आर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़। होना ये चाहिए था प्राइस और क्वांटिटी ये होनी चाहिए थी, लेकिन प्राइस लोअर है, क्वांटिटी हायर है, क्वांटिटी रिड्यूस होगी। कैसे? जब हम एक्सटर्नैलिटीज़ को कंसीडर करेंगे। उसको कंसीडर करने के दो तरीके हैं। जब हम ये एस्टिमेट कर लें कि हमारा इतना लॉस हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल सोशल कॉस्ट, दिस इज़ मार्जिनल प्राइवेट, दिस इज़ मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, दिस इज़ मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट्स। इसको बोलते हैं मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, MPC, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। दिस इज़ मार्जिनल सोशल, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, MPB। ये दोनों इक्वल हैं, मार्केट क्लियर है। लेकिन सोशल कॉस्ट, जो सोशल कॉस्ट है, एक्सटर्नैलिटीज़ नेगेटिव हो जाएं तो ये इतना एडिशनल, मैं यहाँ से बहुत सारे तरीके इनको बनाने के, जो कॉस्ट होती है आपकी, अगर सोशल डैमेज इतना हो रहा है, ये वाला डैमेज इसमें ऐड करते हैं हम वर्टिकली, ये कर्व अपवर्ड होके ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मार्जिनल डैमेज को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, तो ये आ जाएगा मार्जिनल सोशल कॉस्ट। तो अगर मार्केट इसको कंसीडर करती है तो मार्केट यहाँ पर क्लियर हो रही है। मार्केट पहले प्राइवेटली यहाँ थी, सोशली यहाँ पर क्लियर हो रही है, लेकिन ये मार्केट सिस्टम इसको इंक्लूड नहीं कर पाता। दिस इज़ द इनएबिलिटी ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। ये मार्केट मैकेनिज्म की इनएबिलिटी है जो इंक्लूड नहीं करती। दिस इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस टू साइन प्रॉपर्टी राइट्स सच दैट ए कंप्लीट सेट ऑफ मार्केट्स कैन बी क्रिएटेड हैज़ बीन। तो फिर कौन करेगा? गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। गवर्नमेंट इन एक्सटर्नैलिटीज़ को असेस करके उनके ऊपर टैक्स लगा सकती है, और टैक्स लगाने के बाद इनको क्या किया जा सकता है, मार्केट को क्लियर किया जा सकता है। लेकिन रोनाल्ड कॉस in his article The Problem of Social Cost pointed out that if the assumption of zero transaction cost, अब यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांजेक्शन कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती हैं। फोर्थ कंडीशन है, ये हमने पढ़ा था आपके प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर, जब हमने प्रॉपर्टी राइट से पहले
फंडामेंटल थ्योरम की 4 कंडीशंस पड़ी थी कि कम्पिटिटिव मार्केट होनी चाहिए, प्राइसेस नॉन होने चाहिए, बायर और सेलर्स कम्पिटिटिवली बिहेव करते होने चाहिए, और फोर्थ होता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो होना चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो की असम्पशन को हम मान लें कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो हैं, is maintained, the set of market can be expanded beyond the normal private goods to include many non-market assets। जो मार्केट, जैसे अभी हमने डायग्राम बनाया, ये जो प्राइवेट है, तो यहाँ पर प्राइवेट की बजाय हम जो सोशल मार्केट्स हैं, जो नॉन मार्केट गुड्स हैं, उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम ये फोर्थ कंडीशन जो है इसको एज्यूम कर लें, ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी राइट साथ में है, बियॉन्ड can be extended beyond normal private goods to include many non-market assets as long as institutional constraints to assigning well-defined property rights are removed without any government intervention। गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बिना भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर जीरो है तो टू पार्टीज, जो पार्टीज अफेक्टेड पार्टी हैं, जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं, उनके अंदर भी हम एग्रीमेंट करके जो मार्केट सिस्टम को क्लियर कर सकते हैं। इफ़ प्रॉपर्टी राइट्स आर गिवन टू पोल्यूटर्स, दो लोग हैं, पोल्यूटेंट्स हैं और विक्टिम्स हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, ये वाला। ये पोल्यूटर हैं, इस साइड पोल्यूशन हो रहा है, इस साइड विक्टिम्स हैं, ये डाउन स्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है, ये पोल्यूशन कर रहे हैं, इस साइड इनको बियर करना पड़ता है। तो इफ़ द प्रॉपर्टी राइट्स आर गिवन टू पोल्यूटर्स, पोल्यूशन करने वालों को राइट मिलता है, तो विक्टिम कैन पे देम नॉट टू पोल्यूट, वो उनके पास जाएंगे और कहेंगे आप हम आपको पे करते हैं कि आप अपने पोल्यूशन को कम कर लें, तो उनको क्या करेंगे, ब्राइब देंगे। क्रिएटिंग ए मार्केट लाइक सोल्यूशन, तो मार्केट लाइक सोल्यूशन आएगा सिमिलर टू द स्कीम फॉर पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। सेकेंडली, अल्टरनेटिवली, इफ़ प्रॉपर्टी राइट्स आर गिवन टू द विक्टिम्स, अगर प्रॉपर्टी राइट विक्टिम के पास हैं कि उनको क्लीन वाटर का राइट है, दूसरा लोग को इस रिवर के अंदर पोल्यूशन नहीं कर सकता, द पोल्यूटर्स में कंपनसेट द विक्टिम, तो फिर पोल्यूटर्स जो हैं, इंडस्ट्री वाले लोग जो हैं, वो विक्टिम्स के पास, वो सोसाइटी के लोगों के पास आएंगे और बाय द राइट टू पोल्यूट, या वो राइट बाय करेंगे पोल्यूट करने के लिए, और विक्टिम के पास आएंगे, उनको कंपनसेट करेंगे कि आप जितना हमारी वजह से आपका लॉस हो रहा है, हम आपको पे करते हैं, आप हमें पोल्यूशन करने दें, जितना आपका लॉस होगा हम आपको कंपनसेट कर देंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफियरेंस। तो जो टू पार्टीज़ हैं, डिस्प्यूटिंग पार्टीज़, उनमें आपस में इस तरह से बारगेनिंग हो सकती है। कॉस ने कहा है कि बारगेनिंग सोल्यूशन पॉसिबल है विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफियरेंस इफ़ द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एज्यूम टू बी जीरो। Thus the cost of the negotiated outcome is shared between the parties without any external intervention, external interference। तो कॉस्ट थ्योरम हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं। कंसीडर एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट द कॉस्ट थ्योरम। सपोज देर आर टू पार्टीज, दो पार्टी हैं, मैं भी बता के हटाऊँ, टू पार्टीज हमारे पास हैं, राइले एंड ओले। ये एग्जाम्पल है, निक हेनले की बुक में से है। राइले एंड ओले दो लोग हैं। राइले की इंडस्ट्री है पेपर मिल की, और ओले का राफ्टिंग का बिजनेस है। ये पेपर मिल है, पेपर से पोल्यूशन जो होता है, एमिशन, जितना अमाउंट उसमें पेपर मिल से पल्प का जो है या वाटर पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट्स जितने भी एमिट किए जाएंगे रिवर के अंदर, इनके पास राइट नहीं है लेकिन ये यूज़ कर रहे हैं उसका, इनके पास राइट नहीं है, ये यूज़ कर रहे हैं। यहाँ राइट डिफाइंड नहीं है। तो कॉमन जब होते हैं तो कॉमन में कॉमन राइट्स होते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ करते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के अंदर। तो ये एमिट करते हैं, इनके एमिशन से रिवर के अंदर जो एमिशन होगा, पोल्यूशन होगा, निष्कासन होगा उसका, उसके अंदर इनका जो बिजनेस है राफ्टिंग का है, ये राफ्टिंग के बिजनेस का इनका अफेक्ट होता है, इनका लॉस होगा इनके प्रोडक्शन से। इनका बेनिफिट है तो इनका लॉस है, इनका बेनिफिट है, इनका लॉस हुआ है। जितना लॉस इनका होगा अगर ये इनको कंपनसेट कर दें तो आपस में एग्रीमेंट हो सकता है। लेकिन ये है कि राइट किसके पास है, ये कहते हैं कि राइट हमारे पास है, वो कहते हैं राइट, लेकिन राइट दोनों के पास हैं। अगर ऐसा है तो फिर प्रॉब्लम आती है। कॉस ने कहा है दोनों है। राइले प्रोड्यूसेस पल्प एंड पेपर एंड डिस्चार्जेस द वेस्ट वाटर बैक इनटू द
क्लोकेट रिवर, उस रिवर का नाम है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ओले लेस डाउन स्ट्रीम का मतलब नीचे पे जिस साइड पोल्यूशन बह के जा रहा है उस साइड, एंड यूजेस द रिवर फॉर हिज राफ्टिंग एंड क्या बिजनेस। While both have the right to water, Riley's mission reduce the profitability of Ole's rafting and kayaking business। उसके प्रॉफिट को जितना बेनिफिट उसका होता है उसको रिड्यूस करता है। ये फिगर हम बना रहे हैं, तो इस फिगर में एडिशनल बेनिफिट्स, मार्जिनल बेनिफिट्स रिड्यूसेस विद इंक्रीजिंग, एक्स एक्सिस पे पोल्यूशन है, यहाँ पर हम कॉस्ट जो है कंपनसेशन बेनिफिट्स डॉलर्स की फॉर्म ले रहे हैं, रुपीज़ की फॉर्म में भी लिया जा सकता है। जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है, पोल्यूशन को अबेट करने की, ट्रीट करने की ट्रीटमेंट कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, ये डिक्रीजिंग रेट से रिड्यूस होता है। स्ट्रेट लाइन नहीं है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग रेट है। जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा उसको कंट्रोल करने की कॉस्ट बढ़ती दर से बढ़ती है, ये घटती दर से घट रहा है। तो बेनिफिट्स डिक्रीज हो रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रही है। तो प्राइवेट ऑप्टिमम, सोशल ऑप्टिमम कहाँ आएगा, वेयर। अब ये बेनिफिट किसके हैं, जो पेपर मिल है, जो रायले है, वो जैसे जैसे प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करने से उसका बेनिफिट बढ़ रहा है। इट मीन्स इस साइड पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो पोल्यूशन, ये पोल्यूशन है, इस साइड बढ़ेगा, ऐसे इस साइड पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो पोल्यूशन बढ़ेगा कब, जब प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो पोल्यूशन बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा तो ये वाला पार्ट जो है कॉस्ट का है, ये कॉस्ट किसको बियर करनी पड़ रही है, ओले को, उसका उतना ही लॉस होता जा रहा है। तो अगर एग्ज्यूम करें कि 50 रुपीज़ उसका एडिशनल लॉस हुआ, अगर उसको ये 50 रुपीज़ जो हैं मिल जाएं रायले को, पेपर मिल वाले को, तो वो क्या करेगा, अपने पोल्यूशन को कम कर लेगा और वहाँ तक करेगा जहाँ पर दोनों इक्वल आ जाएं, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल बेनिफिट, तो वो ऑप्टिमम दोनों के लिए ऑप्टिमम हो जाएगा, जिसको कहते हैं सोशल ऑप्टिमम। वन इज़ प्राइवेट ऑप्टिमम, जो मुझे बेनिफिशियल है, मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करूँ, जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन करूँगा मेरा मार्जिनल बेनिफिट, अगर इतना प्रोडक्शन कर रहा हूँ मार्जिनल बेनिफिट यहाँ हाई है, मार्जिनल बेनिफिट हाई होने का मतलब है हमारा जो TR है वो बढ़ रहा है ऐसे। तो TR टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, जैसे से मार्जिनल बेनिफिट, एडिशनल प्रोडक्शन करने से मेरा मार्जिनल बेनिफिट रिड्यूस होता जा रहा है, इट मीन्स टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो मैं यहाँ तक करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ करता हूँ तो उसका लॉस बहुत हो रहा है। तो लॉस बहुत होगा तो ऐसा नहीं होगा कि उसके पास भी यूज़ करने का राइट है। तो जब दोनों के पास राइट होता है तो हम एक पीछे पढ़ के आए हैं कोऑपरेटिव गेम, अगर कोऑपरेशन से दोनों को बेनिफिट होता है। जैसे हमने पढ़ा प्रिजनर्स डिलेमा, अगर दोनों कोऑपरेट करते हैं तो बेनिफिट होता है। कॉमन गुड्स में ऐसा होता है कि हमें कोऑपरेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, प्राइवेटली ऑप्टिमम सोशली ऑप्टिमम माना जाएगा। ये सोशल एक्स स्टार गया है, सोशल ऑप्टिमम होगा, यहाँ तक इतना पोल्यूशन किया जाएगा। अब पोल्यूशन जीरो भी नहीं कर सकते, अगर पोल्यूशन जीरो करते हैं मीन्स यहाँ पर पोल्यूशन जीरो होगा। अगर पोल्यूशन जीरो करते हैं तो बेनिफिट्स MR यहाँ पर है, MR यहाँ होने का मतलब है जीरो आ गया, तो रेवेन्यू जीरो का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जीरो होगी, बंद होगी। तो ऐसा भी नहीं हो सकता, यहाँ पर जो कॉस्ट है वो आपकी कॉस्ट जीरो मानी जाएगी, इसको ट्रीट करनी। जब पोल्यूशन ही नहीं होगा तो कॉस्ट भी जीरो आ गई, लेकिन जब हो ही जीरो गया तो सिस्टम फेल है। तो फिर बार्गेनिंग किस चीज़ की, हमें बार्गेनिंग करनी है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करें लेकिन पोल्यूशन को कंट्रोल भी करें। तो वहाँ तक करेंगे जहाँ पर सोशल जो बेनिफिट्स हैं और जो कॉस्ट इक्वल आ जाएं। जितना मुझे बेनिफिट हो रहा है काम करके उतना आपको लॉस हो रहा है, मैं आपको कंपनसेट कर दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका काम भी चल गया, मेरा भी चल गया। तो जब ऐसा होगा तो मार्केट सिस्टम कंप्लीट हो गया विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफियरेंस। तो ये कॉस्ट थ्योरम है, सोशल ऑप्टिमम यहाँ आ गया। लेकिन अब क्या है, इसके अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस के बाद इसकी वर्किंग हम करते हैं। अजम्पशंस ऑफ द कॉस्ट थ्योरम,
There are two parties who use the common property like river, lake, etc. टू पार्टीज हम ले रहे हैं, टू पार्टीज होंगी और टू पार्टीज के अंदर जो है वो कॉमन यूजेस हैं, कॉमन टू पार्टीज हैं और कॉमन गुड्स हैं। कॉमन गुड्स नहीं होगी, प्राइवेटली होगी तो फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है बारगेनिंग की। कॉमन प्रॉपर्टी है तो बारगेनिंग आएगी, और बारगेनिंग में हम टू पार्टीज, जनरली पार्टी बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन एज्यूम कर रहे हैं यही पार्टीज का लिमिटेशन का होगा। इफ़ देयर आर मोर देन टू पार्टीज, हाउ वी कैन achieve the bargaining of this problem? Both have the property right to use the common property. इस common property है, कॉमन प्रॉपर्टी को दोनों के पास राइट है यूज़ करने का, एक अकेले के पास राइट नहीं है। या एक अकेले के पास राइट होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी इसका यूज़ कर सकता है। सेकंड, थर्ड इज ट्रांजैक्शंस कॉस्ट आर जीरो। जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं वो जीरो हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो होने का मतलब क्या हुआ? अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन, एक तो है एग्रीमेंट की कॉस्ट। आपने एग्रीमेंट, मैंने एग्जांपल लिया 50 रुपीज़ का। अब 50 रुपीज़ जो है वो आपका एग्रीमेंट कॉस्ट आ गई है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपकी कॉस्ट आएंगी, लिखा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग डैमेज। आप डैमेज को आइडेंटिफाई करेंगे तो तभी तो आपको बता पाएंगे कि हमें हमारा 50 का लॉस हुआ है। तो 50 बताने के लिए भी हमें कॉस्ट बियर करने में पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारे डैमेजेस कौन कौन से हैं। कॉस्ट ऑफ नेगोशिएटिंग सेटलमेंट्स, हम सेटलमेंट करेंगे वो ज़्यादा कहेंगे, हम कम कहेंगे, हम ज़्यादा कहेंगे वो कम करेंगे, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सेटलमेंट होगी। कॉस्ट ऑफ एग्रीमेंट्स ऑन डैमेज, उसके बाद कॉस्ट ऑफ एग्रीमेंट, उसका बाद है कॉस्ट ऑफ एनफोर्सिंग पेमेंट्स। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद सेटल किया, सेटल करने के बाद आपने एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करने के बाद उसको एनफोर्स भी करना है। अगर एनफोर्स नहीं कर पाए तो एग्रीमेंट फेल हो जाएगा, वो तो आपका सिस्टम तो फेल हो गया फिर। तो उसको एनफोर्स करने के लिए जो कॉस्ट आएगी, ये सारी की सारी कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अंदर। नेक्स्ट है फुल नॉलेज अबाउट पोल्यूशन इम्पैक्ट एंड अबेटमेंट कॉस्ट। आपको पता होना चाहिए कि आपके अबेटमेंट कॉस्ट कितनी है और पोल्यूशन की इम्पैक्ट क्या है, आपका बिजनेस के ऊपर कितने रुपीज़ का इम्पैक्ट हुआ और इसको ट्रीट करने की कॉस्ट कितनी आएगी। आपका लॉस 50 का है, कॉस्ट 20 का है, तो जो पोल्यूशन कर रहा है उसको तो बेनिफिट हो गया। इसलिए ये हमें पहले हम उसको एस्टीमेट कर पाएँ, ये हमें पता होना चाहिए, तब इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कॉस्ट थ्योरम का। इक्वल स्टेटस ऑफ द बारगेनिंग पार्टीज, पार्टीज का स्टेटस इक्वल हो, कम ज़्यादा नहीं होगा, एक साइड रिच है एक साइड पुअर है तो फिर तो रिच वाले बेनिफिट में रहेंगे। दीज आर द अजम्पशंस ऑफ द कॉस्ट थ्योरम। अगर ये अजम्पशंस हैं तो कॉस्ट थ्योरम इम्प्लीमेंट की जा सकती है, अदरवाइज नहीं। नाउ वर्किंग ऑफ द कॉस्ट थ्योरम कैसे वर्क करती है। अब टू पार्ट्स हम ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इज, मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम मैंने पढ़ा है कि ये टू पार्टीज़ हैं हमारी, रायले एंड ओले। ये पेपर मिल है, इस साइड से पोल्यूशन होता है, ये ओले है, राफ्टिंग का बिजनेस है इसके पास। अब फर्स्ट और सेकंड, अब राइट किसके पास हैं? हम कह रहे हैं कि फर्स्ट सपोज दैट अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी, कोई न्यूट्रल थर्ड पार्टी है, क्रिएट अ लीगल बार्गेनिंग फ्रेमवर्क बाय असाइनिंग प्रॉपर्टी राइट टू क्लीन वाटर टू ओले। ओले के पास क्लीन वाटर का राइट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी राइट्स टू क्लीन वाटर टू ओले। ओले के पास प्रॉपर्टी राइट है क्लीन वाटर का। ये ओले है, इसके पास क्लीन वाटर का राइट है कि इस रिवर के अंदर क्लीन वाटर होना चाहिए, कोई भी इस रिवर के अंदर पोल्यूशन नहीं कर सकता, ये राइट है, इसको असाइन किया गया। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? क्लीन वाटर का राइट है, तो हम एग्जांपल फिर ले रहे हैं एक डायग्राम। तो डायग्राम में क्या है, एज इट इज हमने बनाया, जब क्लीन वाटर है तो ये पोल्यूशन करता है। द मार्जिनल कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट ओलेज सप्लाई। मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, सप्लाई कर्व है।
सप्लाई कर्व क्या है कि अगर वो जैसे जैसे क्लीन वाटर की डिमांड करता जाएगा, यहाँ तक कहता है कि सप्लाई हो, तो बहुत ज़्यादा जो है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्लीन वाटर की। अगर क्लीन वाटर की इतना है तो इसका मतलब है जो प्रोडक्शन है वो कर ही नहीं पाएगा। तो क्लीन वाटर ये सप्लाई साइड है, और जो MB कर्व है वो रायलेस डिमांड फॉर क्लीन वाटर है। रायलेस डिमांड फॉर क्लीन वाटर, ये डिमांड साइड है, ये सप्लाई साइड है। ये डिमांड साइड है, ये सप्लाई, रिपीट कर रहा हूँ। गिवन ओले हैज़ द राइट, अगर ओले के पास राइट है तो रायले वुड कंपनसेट, इस डायग्राम में देखो आप साथ साथ, इसके पास राइट है कि वो इस रिवर में पोल्यूशन नहीं कर सकता, तो रायले इसके पास आएगा, ओले के पास। रायले कम्स टू ओले, किसके लिए कि मुझे आप पोल्यूशन करने दो, जितना पोल्यूशन से आपका एडिशनल कॉस्ट आपको आएगी, MC कॉस्ट आपकी आएगी, मेरा बेनिफिट होगा, जितना मेरा बेनिफिट होगा उतनी कॉस्ट है, तो मैं आपको उसके इक्वल पे करूँगा। मीन्स अगर 50 रुपीज़ इसका लॉस हो रहा है और 50 उसका बेनिफिट है, तो मार्केट क्लियर हो जाएगी। मीन्स वो क्या करेगा, कंपनसेशन, रायले वुड कंपनसेट ओले by the amount C star, this is C star, for each unit of pollution, प्रत्येक यूनिट के लिए उतना करेगा। अगर वो यहाँ पर 5 यूनिट करता है और ये आपका 50 रुपीज़ पर यूनिट है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 250 रुपीज़ हो जाएंगे, इंटू 5 करेंगे, 250 रुपीज़ उसका लॉस होगा तो उसको कंपनसेट कर देगा। इफ़ ओले डिमांड्स ए हायर लेवल ऑफ कंपनसेशन, अगर हायर लेवल ऑफ कंपनसेशन आता है, यहाँ प्रॉब्लम आती है, वो कहता है जी नहीं मैं तो 50 रुपीज़ नहीं लूँगा, मैं तो ज़्यादा लूँगा, ज़्यादा लेगा। इसका मतलब है कि वो क्या हो रहा है, C यहाँ पर C is greater than C star, C is greater than C, at this level this is demand side, this is supply side। आप पढ़ के आए हैं, सप्लाई एक्सेस है डिमांड से, अगर ऐसा है तो इससे क्या होगा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है C सरप्लस है, तो यहाँ पर सरप्लस ऑफ क्लीन वाटर, इसका जो राइट है, ओले का जो राइट है, ओले के पास प्रॉपर्टी राइट है कि क्लीन वाटर हो। अगर वो बहुत ज़्यादा कंपनसेशन की डिमांड करेगा तो वो अपने प्रोडक्शन को, रायले इंडस्ट्री वाला अपने प्रोडक्शन को कम करेगा। इससे क्या होगा, पोल्यूशन जो है वो कहेगा मैं पोल्यूशन करता ही नहीं। फिर अगर आप इतनी डिमांड करते हैं, इससे क्या होगा, क्लीन वाटर की सप्लाई एक्सेस हो जाएगी। सप्लाई जब एक्सेस होती है डिमांड से तो ऑटोमेटिकली प्राइस लोअर आते हैं। तो प्राइस लोअर आएंगे तब तक होता रहेगा जब तक आपकी मार्केट क्लियर नहीं हो जाती, मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल नहीं आ जाते। सरप्लस वाटर, क्लीन वाटर का सरप्लस होगा। एट दिस लेवल MC इज ग्रेटर देन MB, MC से ग्रेटर है। कॉस्ट ऑफ अबेटमेंट, जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है और जो बेनिफिट है वो कम है। जब कॉस्ट ग्रेटर होगी, मैं 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मुझे बेनिफिट कम हो रहा है, लेकिन उसका पोल्यूशन की ट्रीट करने की कॉस्ट बढ़ गई है, तो क्या करूँगा मैं, प्रोडक्शन को कम करूँगा, प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, पोल्यूशन रिड्यूस होगा, पोल्यूशन रिड्यूस होने से कंपनसेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। अगर उसको कहा जाए कि कंपनसेशन कम दिया जाए, ये लेवल पे आ जाए, तो इस लेवल पे जो है आपका ये सप्लाई साइड है, ये डिमांड साइड है। तो इससे क्या होगा, C जो है लेस होगा C स्टार से, यहाँ पर शॉर्टेज हो जाएगी क्लीन वाटर की। अगर उससे कंपनसेशन कम मांगा जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करेगा, प्रोडक्शन करेगा, पोल्यूशन करेगा। पोल्यूशन करने से फिर क्या होगा, ये कंपनसेशन की डिमांड बढ़ जाएगी। कंपनसेशन की डिमांड तब तक बढ़ती रहेगी जब तक मार्केट क्लियर ना हो जाए। एट दिस लेवल MB इज इक्वल टू MC, MB MC के इक्वल आ जाएंगे और जो C स्टार है वो ये आ जाएगा, दोनों के लिए बेनिफिट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पढ़ें इसको, देखो, if Ole demands a higher level of compensation, then there will be surplus. Yes, surplus क्या होगा, surplus of clean water बढ़ जाएगा। As Raleigh will not demand as much as Ole wants supply. If Ole asks for a lower level of compensation, there will be shortage of clean water। clean water की shortage होगी इस साइड,
ये क्लीन वाटर के नीचे शॉर्टेज होती है तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। रायलेज डिमांड एक्सीड द ओलेज सप्लाई। द सरप्लस फोर्सेस कंपनसेशन डाउन वाइल द शॉर्टेज फोर्सेस द लेवल अप अनटिल, तब तक होता रह जाएगा होगा, शॉर्टेज जो है अप करेगी, सरप्लस डाउन करेगा, तब तक द मार्केट क्लियर्स एट कंपनसेशन लेवल सी स्टार। द डिमांड फॉर क्लीन वाटर इक्वल द सप्लाई एट सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन एक्स स्टार। यहाँ तक पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा और ये सी स्टार मार्केट क्लियर कर देगी विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफियरेंस। टू पार्टीज हैं, दोनों पार्टी में जो डिस्प्यूट है वो कैसे होगा, कंपनसेशन से, पेमेंट से, एग्रीमेंट से आपस में क्लियर हो गया। सेकेंड साइड है, नाउ सपोज दैट देयर आर न्यूट्रल थर्ड पार्टी साइंस द प्रॉपर्टी राइट टू पोल्यूट टू रायले। रायले को पोल्यूट करने का राइट मिल गया थर्ड पार्टी की तरफ से। ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री वाले को राइट है कि वो यहाँ पर पोल्यूशन कर सकता है। अब इसके पास राइट नहीं है कि वो इसको रोके। रोकने का तरीका क्या है, वो कहे अब जो है ओले ने अपना बिजनेस चलाना है तो रायले के पास है राइट, वो पोल्यूशन कर सकता है जितना मर्जी करे, लेकिन उससे क्या होगा, इससे इफेक्ट होगा, इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ओले विल रिड्यूस। तो ओले जाएगा अब किसके पास, रायले के पास, क्या लेके, ब्राइब लेके। कंपनसेशन पहले था ये करता था, अब राइट इसके पास है तो ये कर रहा है, तो ये इसको कहेगा ब्राइब देगा, इसको पेमेंट देगा कि आप पेमेंट लो और पोल्यूशन को कम करो ताकि मैं भी अपना बिजनेस चला सकूं। जब आप अपना बिजनेस चलाएगा तो वो क्या कर रहा है, राइट उसके पास है। अब इस पोजीशन के अंदर क्या होगा, अगर ऐसा है तो सेम डायग्राम जो है इस साइड से ये डिमांड कर रहा था, ये सप्लाई कर रहा था। अब क्या होगा, जब राइट उसके पास है, नाउ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंटेड फिगर 1 नाउ रिप्रेजेंट्स ओलेज डिमांड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। पहले था पोल्यूशन, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ पोल्यूशन, अब क्या होगा, पोल्यूशन कंट्रोल आएगा। तो पोल्यूशन कंट्रोल, इस साइड पोल्यूशन बढ़ता है, ये आपका पोल्यूशन बढ़ रहा है, इस साइड से चलें तो पोल्यूशन बढ़ रहा है, इस साइड चलें तो जो है पोल्यूशन कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल जीरो है, यहाँ पर फुल पोल्यूशन है, पोल्यूशन कंट्रोल जीरो है, यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल फुल हो गया आपका, पोल्यूशन कंट्रोल फुल है। तो अगर इसको हम ऐसे बनाएं तो आपका ये डिमांड कर जो है इस तरह से बनेगा कुछ, ये पोल्यूशन कंट्रोल आ गया आपका और ये डिमांड कर्व, ये आपका एमसी था, ये एमबी था। अब ये ऐसा देखें तो ये आपका इस साइड से देखें तो ये आपका डिमांड कर्व आ गया, ये डिमांड कर्व आ रहा है, वैसे सप्लाई होता है। अब एमसी को हम क्या कहेंगे, डिमांड कर्व कहेंगे और इसको कहेंगे सप्लाई कर्व। तो मार्केट क्लियर को कहाँ होगी, ब्राइब पे। मैं भी बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर है पोल्यूशन कंट्रोल, इस साइड है, ऐसे चलते हैं तो पोल्यूशन कंट्रोल आई, ऐसे चलते हैं तो पोल्यूशन 100% हो रहा है। यहाँ तक पोल्यूशन 100% है तो कॉस्ट, अबेटमेंट कॉस्ट बहुत हाई होगी। अगर पोल्यूशन कंट्रोल है 100% हो गया तो ये वाला आगे ये कॉस्ट जीरो हो जाएगी, यहाँ पे तो कॉस्ट जीरो होगी। तो अगर ये क्या है, बी स्टार का मतलब है ब्राइब इतनी देगा तो इतना पोल्यूशन कंट्रोल, इस साइड से पोल्यूशन कंट्रोल इतना किया जाएगा, इस साइड से पोल्यूशन इतना होगा, इस साइड से पोल्यूशन कंट्रोल इतना होगा, यहाँ तक पोल्यूशन कंट्रोल किया जाएगा, इधर से पोल्यूशन होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जीरो से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम, इसको हम पी कह सकते हैं। यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल मैक्सिमम हो गया, यहाँ पर पोल्यूशन मैक्सिमम हो गया, यहाँ पर पोल्यूशन मैक्सिमम है, यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल हो रहा है, इस साइड पोल्यूशन हो रहा है, रिवर्स चलेगा ये। तो जब ऐसा है तो ये डिमांड कर्व है कि अगर वो डिमांड ये कम है, डिमांड बढ़ती जा रही है, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है तो आपको ब्राइब, ये देखो अगर यहाँ पर वो ओले है इतनी ब्राइब देता है तो मार्केट में जो रायले है इतना पोल्यूशन कंट्रोल करेगा। अगर वो ज़्यादा डिमांड करता है ब्राइब की तो ज़्यादा डिमांड करने से ब्राइब की वो कहेगा नहीं मेरी डिमांड कम है, आप पोल्यूशन कर सकते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल को कम कर दो,
वो कहता है मैं इतना पोल्यूशन कंट्रोल कर सकता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मुझे इतनी ब्राइब दो। कहता है मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, डिमांड कम है। जब डिमांड कम होती है, ये डिमांड साइड है और ये सप्लाई इधर आ गई, एक्सेस सप्लाई होती है, तो हमेशा जो है प्राइसेस डाउन आते हैं। जैसे प्राइस डाउन आएंगे तब तक आते रहेंगे जब तक वो B स्टार तक ना होगा। अगर B ग्रेटर है B स्टार से तो प्राइसेस डाउन आते जाएंगे तब तक जब तक मार्केट क्लियर ना हो जाए। ऐसा ही सेकेंडली अगर नीचे कहें कि वो ब्राइब कम देना चाहे, ब्राइब कम देगा, तो ब्राइब कम देने से डिमांड जो है वो ज़्यादा हो रही है, इस साइड सप्लाई कम है, तो डिमांड एक्सेस होती है, तो प्राइसेस हमेशा अप जाते हैं। प्राइस अप जाएंगे, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। प्राइस अप, यस, मैं कहूँ कि हमारा जो प्राइस है, अगर वो डिमांड ऐसी करता है, अगर डिमांड इतनी की जाती है यहाँ से, तो यहाँ पर ये एक्सेस डिमांड है, सप्लाई ये वाली है, प्राइसेस हमेशा क्या होंगे, राइज करेंगे और इक्वलिटी आ जाएगी। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ये रिवर्स चलेगा। जहाँ सप्लाई था उसको डिमांड कहेंगे, जहाँ डिमांड था उसको सप्लाई कहेंगे। हम चलते हैं दोबारा उसी कर्व पे ऊपर। अब यहाँ पर क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट नाउ ऑलवेज डिमांड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। अब मार्जिनल कॉस्ट को डिमांड कर्व है, इसको सप्लाई कर्व बोलेंगे, तो मार्केट क्लियर होगा। कहाँ होगी, गिवन राइले हैज़ द राइट टू पोल्यूट, ओले कैन ऑफर अ ब्राइब टू राइले ऑफ द अमाउंट। ये कितना ब्राइब देगा, यहाँ पर MB इज इक्वल टू MC आ जाएंगे और सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल X स्टार आएगा। इफ राइले डिमांड से हायर ब्राइब, अगर राइले डिमांड करता है ज़्यादा, तो ये डिमांड साइड है, ये सप्लाई साइड है। इसको हमने क्या कहा था, ये डिमांड है, डिमांड ये है, सप्लाई ये है, एक्सेस सप्लाई होगी, सरप्लस ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कंट्रोल होगा। एज ओले विल डिमांड एज मच पोल्यूशन कंट्रोल एज राइले इज विलिंग टू सप्लाई। इफ राइले आस्क्स फॉर ए लोअर, उसको अगर लोअर के लिए कहा जाए तो लोअर में क्या होगा, डिमांड एक्सेस हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। इस साइड से मैंने अभी आपको बताया, इस साइड से चलेंगे हम, ये पोल्यूशन इस साइड बढ़ता है और पोल्यूशन कंट्रोल जो है वो इस साइड हो रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो पोल्यूशन है, इस साइड पोल्यूशन होता है और इस साइड पोल्यूशन कंट्रोल होता है। तो अगर यहाँ ऐसा है, नीचे लोअर पर है, तो यहाँ पर सप्लाई एक्सेस और डिमांड एक्सेस है, सप्लाई लोअर है, ये प्राइसेस अप जाएंगे और तब तक जाते रहेंगे अनटिल मार्केट क्लियर्स एट, कहाँ पर मार्केट क्लियर होगी, the market demand for the pollution control equals the supply at socially optimum level of X star। यहाँ पर X स्टार है, यहाँ पर दोनों लोग, दोनों कौन है, राइले एंड ओले। दो एक है तो इंडिविजुअल है, दो हैं तो सोशल ऑप्टिमम आ गया। दो लोग हम कह रहे थे, जम्पशन में लिया था, दोनों लोग हैं तो सोशली ऑप्टिमम दोनों के लिए आ गया। तो यहाँ पर बिना किसी गवर्नमेंट के इंटरवीन के हम क्या कर सकते हैं, इसका सलूशन ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। अल्टरनेटिव सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन, अगर आपकी कॉस्ट बहुत हाई है तो आप बिना पोल्यूशन के, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो आपका यहाँ पर आ जाएगा, पोल्यूशन होगा ही नहीं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हैं, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन है जहाँ पर हम पोल्यूशन को अलाउ नहीं करते। जैसे हॉस्पिटल्स में है, हॉस्पिटल की जो वेस्टेज है, हम ये नहीं कह सकते उससे इतना पोल्यूशन अलाउ किया जाए, उसको हमें इंटरनलाइज, उसको हमें क्या करना, जो इंसिनरेटर होते हैं, जो वेस्टेज होती है, उसको सेग्रीगेट करके हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन है जहाँ पर हमारी कॉस्ट लोअर होगी तो हम इतना सोशल ऑप्टिमम लेवल ये भी ढूंढ सकते हैं। लिखा है फर्दर शोज डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ MB एंड MC और MB के मैग्नीट्यूड पर हम बता सकते हैं। ये ऑप्टिमम लेवल 0 पर आएगा, इसका ऑप्टिमम लेवल यहाँ पर आएगा। इतना हम पोल्यूशन कर सकते हैं, यहाँ पोल्यूशन अलाउड नहीं है। नाउ द लिमिटेशंस ऑफ द कॉस्ट थ्योरम,
इफ़ न्यूमरस पार्टीज़ आर इन्वॉल्व, यस, जैसे ही नंबर ऑफ पार्टीज़ बढ़ती हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। 2 पार्टी में 2 से 3 आ जाएं, तीसरा कहे मुझे ये एग्रीमेंट है, चौथा कहे नहीं मुझे तो एग्रीमेंट जो है ये मेरे लिए बेनिफिशियल ही नहीं है, मैं इस पर एग्री नहीं करता, तो ये पॉसिबल नहीं। ट्रांजेक्शन्स कॉस्ट आर नॉट जीरो इन मैनी केसेस बिकॉज लीगल फीस हैव टू बी पेड। जो हमने कॉस्ट ऊपर बताई थी 4 टाइप्स की, वो कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती हैं, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो नहीं होगी तो हम थ्योरम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आइडेंटिफिकेशन द पार्टिसिपेंट्स फॉर बारगेनिंग प्रोसेस हैज़ प्रॉब्लम्स। कौन कौन से लोग हैं जो बारगेनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम इसको टैकल नहीं कर सकते। 2 लोग हैं उनमें तो हो सकता है 10, 12, 15 जैसे बढ़ेंगे, हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कौन कौन से लोग कर सकते हैं। If there is a open access then property right will not be well defined। नेचुरली बात है, ओपन एक्सेस होता है, प्रॉपर्टी राइट डिफाइन नहीं होंगे, लेकिन कॉस ने माना कि थर्ड पार्टी अगर राइट डिसाइड कर दे तो हम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है अगर राइट डिसाइड नहीं होंगे तो फिर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। बेस्ड ऑन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दैट इज इफ देयर इज फुल नॉलेज अबाउट पोल्यूशन इम्पैक्ट्स एंड अबेटमेंट कॉस्ट देन दिस थ्योरम विल वर्क, अदरवाइज नॉट। हमें पहले पता न होना चाहिए पोल्यूशन कॉस्ट क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है, अबेटमेंट कॉस्ट क्या, अगर ऐसा है तो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट अबेटमेंट कॉस्ट इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन, कितना इम्पैक्ट उसका है, ये डिफ़िकल्ट है। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ, डू वर्क हार्ड। थैंक यू, बाय बाय।